चाहे वो मुंह झुकाकर आए या उठाकर के। उठाने झुकाने की बात नहीं है साहब, हमें किसी को छोड़ने का आर्डर ही नहीं है। और तुमने क्या बताया था किसकी शूटिंग हो रही है? बाराबंकी के गधे की। कब से हो रही है? कोई 1 हफ्ता हो गया साहिब। कमाल है, और अब तक कोई उसे शूट नहीं कर सका। नदीम ने हैरत जाहिर की, मालूम होता यहां किसी का निशाना अच्छा नहीं है। चौकीदार के चेहरा पर हंसी नमूदार हुई। तुम समझे नहीं साहब, वो बोला, बंदूक की नहीं, फिल्म की शूटिंग हो रही है, फिल्म की सिनेमा वाली फिल्म। और नदीम ने यूं सर हिलाया जैसे कोई बहुत अहम बात समझ में आ गई हो। हीरोइन कौन है? यतीम आरा और गधे का पार्ट कौन कर रहा है? नदीम बातें करते हुए आगे चलने लगा। अपने हीरो जमाल के सिवा कौन कर सकता है? चौकीदार ने जवाब दिया। मगर साहब, ये तुम उधर कहाँ जा रहे हो? गेट इस तरफ है। मुझे मैनेजर साहब से मिलना है। भाई, बहुत जरूरी काम है कि नदीम ने बताया। मैं उनका साला हूं। चौकीदार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फिर तो साहब, अब जल्दी से गेट के बाहर चले जाएं। चौकीदार नदीम का बाजू पकड़ते हुए बोला। मैनेजर साहब ने देख लिया तो मेरी नौकरी जाती। वो क्यों? मैनेजर साहब आज सुबह खुद आकर हुक्म दे गए हैं कि खबरदार जो किसी साले को अंदर आने दिया, नहीं तो इसके साथ तुम्हें भी निकाल बाहर कर दूंगा। हाँ, क्या बात है? चौकीदार शरीफ पता नहीं कैसे इस तरफ आ गया था। मर गए भागे साहब, चौकीदार ने घबराकर कहा। अस्सलाम वालेकुम। मैनेजर साहब नदीम शरीफ की तरफ घूम गया। मेरा कोई कसूर नहीं है मैनेजर साहब, चौकीदार ने जल्दी से कहा। ये साहब, ठीक है तुम जाओ। शरीफ ने चौकीदार को जाने का इशारा किया। ये मैं मैनेजर साहब कब से हो गया। उसने आगे बढ़कर नदीम का कान पकड़ लिया। जब से स्टूडियो के चौकीदार को यह हिदायत दी गई है कि सालों को खास तौर से अंदर ना आने दिया जाए। अरे वो शरीफ कुछ झींप कर बोला। तुम तो जानते हो स्टूडियो में रहकर अच्छे भले आदमी को गालियों की आदत पड़ जाती है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। ये मेरी मालूमात में एक इजाफा है। अच्छा खैर, उसे छोड़ दो, ये बुतों के ना कोई खत ना था। ये एकदम कैसे टपक पड़े घर पर, तो सब खैरियत है। घर के हालात घर चलकर इत्मीनान से अर्ज करूंगा। आपकी छुट्टी किस वक्त होती है? यहाँ ना कोई काम का वक्त मुकर्रर है न छुट्टी का, शरीफ ने जवाब दिया। अब यही देख लो कि ये कोई दफ्तर का वक्त है जो मैं यहाँ झक मार रहा हूं। मगर चूंकि एक बड़ी पार्टी की शूटिंग हो रही है, इसलिए कम से कम उसके शूटिंग टाइम पे मुझे स्टूडियो में जरूर मौजूद होना चाहिए। आओ चलो ऑफिस में चलकर बैठे। ये शरीफ नदीम को साथ लेकर अपने दफ्तर में आया। बैठो, उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। 2-3 दिन पहले उम्मी का खत आया था। उन्होंने लिखा था कि आइंदा हफ्ता तुम्हारी शादी होने वाली है, मगर तुम यहाँ मौजूद हो। मैं शादी से ही तो भाग कर आया हूं, नदीम ने बैठते हुए जवाब दिया। भागने से कोई फायदा नहीं होगा। शरीफ ने सर हिलाया। मेरे एक दोस्त भी शादी के नाम से कानों पर हाथ रखते थे। एक दिन मिलने आए तो इनके साथ कोई मोहतरमा भी थी। मैंने पूछा, ये कौन है? ठंडी सांस लेकर बोले, तुम्हारी भाभी हैं। मैंने कहा, अरे भाई, ये कैसे मुमकिन हुआ? तुम तो शादी से बचने के लिए घर से भाग निकले थे। जवाब में कहने लगे, भाई, यही तो मेरी हमाकत थी। मैं अपने नजदीक शादी से भागा था, मगर ये नहीं जानता था कि शादी की तरफ ही भाग रहा हूं। घर से निकला तो रास्ते में एक चचा जान मिल गए। हाल सुनकर फरमाया, तो तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारे वालिदैन कहीं तुम्हारी शादी ना कर दे? इससे बचने की आसान तरकीब यह है कि तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो। अल्लाह खैर, सुलह ना कुंवारे रहोगे ना शादी का झगड़ा खड़ा होगा। मैं फौरन आमादा हो गया। वो तो निकाह के बाद रुखसत होते वक्त जब चचा जान ने एक भारी गठरी मेरे सर पे रखी, तब मेरी आंखें खिलीं। मगर फिर क्या हो सकता था? पर चुनांचे अब अपनी किए पर पछताता हूं और हर एक को नसीहत करता हूं कि भैया, शादी से इनकार मत करो। करोगे तो तुम्हारे आगे आएगा।
अपने साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा होते होते रह गया। नदीम ने हंसते हुए बताया, एक साहिबजादी तन्हा मेरे डब्बे में सफ़र कर रही थी। उन्हें गिरफ्तारी से बचाने के लिए मुझे आर्जी तौर पर उनका शौहर बना पड़ा, मगर इस हमदर्दी का इनाम उन्होंने ये दिया कि जाते हुए मेरा सूटकेस भी ले गई। और ये कहकर नदीम ने शरीफ को ट्रेन के सफ़र की पूरी तफसील बता दी। मैं टॉप्स की नाकाम तलाश के बाद बाहर आया तो किसी गायब समझ गई कि चोट हो गई, मगर गिरे हुए दूध पर पछताना अपनी आदत नहीं। चुनांचे पहले तो सूट में खोने के गम में खूब डट कर नाश्ता किया। इसके बाद आपकी तलाश में करना यहाँ चला आया। गोया अभी घर नहीं गए हो? शरीफ ने पूछा। नहीं बताया तो कि सीधा स्टेशन से चला आ रहा हूँ, और शहनाज को तुम्हारी आमद की बिल्कुल इत्तला नहीं है। कैसे हो सकती है? बस तो फिर समझ लो कि आज मैंने 100 रुपए की शर्त जीत ली। शरीफ ने बड़े जोश के साथ कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी हमशीरा साहिबा फरमाती हैं कि मैं मेकअप वीकअप कुछ नहीं जानता। मैं अपने मुन्ह मियाँ मिट्ठू बना करता हूँ, और ये कि अगर मैं कभी अपने फिल्म से उन्हें करीब दे सकूं तो वो 100 रुपए इनाम देंगी। उनका दावा है कि मेरे सवा जिस किसी को भी वो अच्छी तरह जानती हैं, इससे खा किसी मेकअप में सामने लाऊं तो वो पहचान लेगी। आपके सवा क्यों? इसमें क्या मसलहत है? नदीम ने पूछा। शहनाज का ख्याल है कि शोहरों को किसी मेकअप की जरूरत नहीं होती, वो इसके बगैर भी बीवियों की समझ में नहीं आते। तो आप मुझे मेरी ही बहन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं? नदीम ने हंसते हुए कहा। सिर्फ शर्त जीतने की हद तक, मगर मैं सिर्फ एक शर्त पर आपका आलाकार बन सकता हूँ। वो क्या? शर्त के 100 रुपए मेरी मलकियत होंगे, नदीम ने जवाब दिया। शरीफ ने एक गहरी सांस ली। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि मैं किसी बहन के भाई से मामला कर रहा हूँ, वो बोला। तो फिर क्या कहते हैं? वो ही जो तुम्हारी बहन से कहा था। कबूल है भाई। मुझे क्या करना होगा? सरे दस्त कुछ देर तक इंतजार शरीफ ने खड़े होते हुए जवाब दिया। फिर जब मेकअप रूम खाली हो जाए तो थोड़ा सा मेकअप करना है। मैं आपको बहुत जहमत दे रही हूँ, रुखसाना ने शर्मिंदा लहजा में कहा। सच मानिए, अगर मुझे ये मालूम होता कि रजिया कहीं बाहर गई हुई है तो मैं अभी आने का इरादा ही नहीं करती, और वो कभी ऐसी लापरवाह है कि 1 महीने से कोई खत ही नहीं लिखा। स्टेशन से उतरकर इसके घर पहुंची तो दरवाजे में ताला पड़ा हुआ था। आपका पता मालूम ना होता तो बड़ी परेशानी उठा पड़ती। कैसी बातें कर रही हो? शहनाज ने जवाब दिया। आखिर हम सब एक साथ कॉलेज में पढ़ चुकी हैं। ये दूसरी बात है कि रजिया के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कुछ ज्यादा रहे हैं, और मैं साइंस ग्रुप में होने की वजह से तुम लोगों की महफिलों में ज्यादा शरीक नहीं हो सकी। मगर रजिया मेरी बेहतरीन सहेली है। तुम बिला तकल्लुफ जब तक चाहो क़याम कर सकती हो। मेरा पता भी शायद इसी ने तुम्हें लिखा होगा। जी हाँ। मगर ये अचानक कैसे आना हो गया? मेरा ख्याल है तुमने रजिया को भी अपने प्रोग्राम की इत्तला नहीं दी थी। वो जाने से पहले मुझसे मिलने आई थी। बातों बातों में तुम्हारा जिक्र भी आया था, मगर उसने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि तुम यहाँ आने वाली हो। ये हाँ, कुछ ऐसे ही एकदम से प्रोग्राम बन गया, रुखसाना ने जवाब दिया। मेरा जिक्र किस सिलसिला में आया था? बस यूं ही शहनाज के अंदाजा से मालूम होता था जैसे वो टालने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे वालिद साहिब का नाम कलीम अहमद साहिब है ना? जी हाँ, रुखसाना ने कुछ हैरत से जवाब दिया। और वो गवर्नमेंट कंट्रैक्टर भी हैं? जी हाँ। मगर आप क्यों पूछ रही हैं? भाई, तुमने अब तक गैरियत बरती और कभी मेरे घर तक नहीं आए, तो अब जबकि हमारे दरमियान नए सिरे से बानापा कायम हो रहा है, हमें एक दूसरे के हालात से तो वाकिफ होना ही चाहिए। बस इसी ख्याल से पूछ लिया था, शहनाज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मगर इस मर्तबा फिर इसका अंदाज चुगली खा रहा था कि वो जरूर कोई बात छुपा रही है। रुखसाना को तजस्सुस तो हुआ, मगर उसने कुछ ज्यादा जोर देना मुनासिब नहीं समझा।